2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से दूर रह गई है और इसी के बाद से आरएसएस और बीजेपी के बीच में खींचतान शुरू हो जाती है। मोहन भागवत आते हैं, बयान देते हैं कि सत्ता में सेवा करनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आरएसएस के एक और वरिष्ठ राजनेता बोलते हैं कि काम सीधे करते जाइए, भगवान राम को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपकी सीटें कम होती चली जाएगी। और जिन्होंने राम को नहीं माना उनकी स्थिति देखिए, और जो माने लेकिन अहंकार ले आए उनकी भी स्थिति देखिए। इसके बाद अब तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। जेपी नड्डा का बयान आता है कि पहले हमें ज़रूरत पड़ती थी आरएसएस की, अब हमें नहीं ज़रूरत पड़ती क्योंकि अब हम खुद बड़े राजनीतिक पार्टी हो गए हैं। और यह बयान तब आता है जब 4 फेज़ के ही चुनाव हुए थे, 2 फेज़ के लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुए भी नहीं थे। और इसी का कारण यह होता है कि कई बार सुनने में यह आ रहा है कि आरएसएस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो ज़मीन पे काम नहीं किए, भाजपा के लिए वोट मांगते हुए नज़र नहीं आए। और इसका खामियाजा यह हुआ कि भाजपा 30 से 40 सीटों पे दूर रह गई बहुमत से। अब वो कोई भी बड़ा फैसला अपने दम पे अब नहीं ले सकती है। जदयू और टीडीपी से लेनी होगी समर्थन, या इसके अलावा भी कोई बहुत बड़ा 2/3 जब बहुमत की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे भाजपा सरकार को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई भी बड़ा संशोधन भाजपा की सरकार वर्तमान में नहीं कर सकती है। आखिर इन चीज़ों के कारण क्या है? क्या अतीत में भी आरएसएस और बीजेपी के संबंध खराब रहे हैं? तो बात करें, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल एक सामाजिक संगठन था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी नहीं थी, उस समय जनसंघ के रूप में स्थापना हुई थी एक राजनीतिक पार्टी की। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेता थे। उनसे भी जब पूछा गया कि यदि राजनीतिक पार्टी जो संघ से जुड़ी हुई होगी भ्रष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, तो उन्होंने सीधे कहा था कि सीधे की सीधे पूरी की पूरी पार्टी का संघ में विलय हो जाएगा। संघ चाहे तो नेताओं को इधर से उधर कर भी सकती है। बात भी वही होती है। जनसंघ कुछ दिन चलता है, उसके बाद सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। अटल बिहारी वाजपेयी उसके नेता होते हैं। वाजपेयी जी कई मामलों में संघ के विचारों से अलग भी विचार रखते थे। कई बार देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी पे गांधी जी के जो समाजवाद का सिद्धांत था उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन संघ ने सीधे सीधे आपत्ति जताई और संघ ने इसका कड़ा विरोध भी किया। उसके बाद कुछ दिनों तक स्थितियां सामान्य सी रही, लेकिन फिर से टकराव शुरू होने लगा। वह टकराव कब कम होने लगा, उसके लिए अगर आपको समझना है तो आप यह समझें कि आखिर भाजपा धीरे धीरे शुरुआत कहाँ से करती है एक राजनीतिक पार्टी के रूप में। तो राजनीतिक पार्टी के रूप में भाजपा 1980 से शुरू होती है, सक्रिय होती है, लेकिन संघ का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप उस समय नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के करीब होते जाते हैं, वैसे वैसे संघ से उनका जुड़ाव बढ़ते चला जाता है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी संघ के कट्टर समर्थक नेताओं में से थे। और 1989 के बाद से देखें तो संघ हस्तक्षेप करने लगता है भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों में, उनके नीतियों में, उनके लिए प्रचार करने में, प्रसार करने में, क्योंकि विचारों के स्तर पे समानता वे दोनों संगठन या एक पार्टी और एक संगठन आपस में चाहने लगती है। बात अब कहाँ खड़ा हो जाती है, जब कई बार संघ के बड़े नेता जैसे एक केएस सुदर्शन हुआ करते थे, उनका संघ से थोड़ा बहुत टकराव होने लगा। और टकराव इस मुद्दे पे हो गया, वाजपेयी जी के सरकार में कुछ ब्रजेश मिश्रा थे, अधिकारी थे, सचिव थे अटल बिहारी वाजपेयी के, उन्हें संघ नहीं पसंद करती थी और संघ से वाजपेयी जी का कुछ मामलों में मतभेद भी हो गया। लेकिन इसके बावजूद उस समय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख केएस सुदर्शन के अनुरोध पे कहें या दबाव में कहें, जसवंत सिंह को हटाकर यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री वाजपेयी जी को बनाना पड़ा और संघ यहाँ पे कामयाब रहा। इसके अलावा कई सारे और निर्णय लिए गए जिस पे संघ हावी रहा, भाजपा पीछे हट गई, लेकिन संघ जहाँ का तहाँ ही रहा। आज के समय में भी देखें आप तो मोहन भागवत अपने निर्णय पे टिके रहने वाले हैं, क्योंकि भाजपा को अभी भी संघ परिवार
छोटी इकाई मानती है, संघ खुद को बड़ा मानता है, क्योंकि संघ के पास कई सारी इकाइयां हैं। विश्व हिंदू परिषद है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, भारतीय मजदूर संघ और इस तरह की तमाम सेवा भारती जैसे संस्थान है, विद्यालय है। तो वो एक बड़ी इकाई है और वो इस कारण भाजपा के नेताओं को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आधा से ज़्यादा राजनेता संघ परिवार के हैं, जो शाखा ज्वाइन किए हैं उसी शाखा से आते हैं। इस कारण है, तो इस कारण भी आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी चाहे तो प्रधानमंत्री जैसे पद से किसी व्यक्ति को हटने के लिए अनुरोध कर सकती है या आपत्ति जता सकती है कि आपकी बातों से हम पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। मोदी जी को भी यदि संघ हटा दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधे सीधे संघ बोल देगा कि अब बातें सही नहीं चल रही है, स्थितियां विपरीत है, आप छोड़ दीजिए, स्वेच्छा से छोड़ दीजिए। संघ का एक और पुराना इतिहास रहा है, जो कोई भी अलग होता है विवाद नहीं करता, चुपचाप अलग हो जाता है, क्योंकि अनुशासन वहाँ पे बहुत कड़ाई से पालन कराया जाता है। इसके अलावा बात करें आरएसएस और बीजेपी में क्यों नहीं बन रही है हाल के दिनों में, तो देखिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विवाद हुआ है। पहला है उनमें कृषि कानून को लेकर भी मोदी सरकार से संघ खफा थी। संघ का मन नहीं था कि कृषि कानून आए, जिसे मोदी सरकार ने फिर से विरोध के बाद वापस लिया। श्रम कानून को लेकर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आपत्ति थी। बेरोजगारी के मामले में आरएसएस हमेशा से कहती है कि आप रोजगार दीजिए, बेरोजगारी ज़्यादा रहेगी तो हम समाज में क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा। राम मंदिर के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहती थी कि मंदिर पहले बन जाए, उसके बाद चुनाव के बाद उसका उद्घाटन किया जाए, लेकिन ये बातें भाजपा नहीं मानती है। राम मंदिर के अलावा भी बात करें तो जो दल बदलू नेता है उनको लेकर आरएसएस कभी नहीं चाहती कि वो हमारी पार्टी में आए और हम टिकट दें। इससे क्या होता है कि वॉशिंग मशीन वाली छवि बनती है, वहाँ पे भ्रष्ट है यहाँ के साफ सुथरे हो जाते हैं, और इस मामले का संघ विरोध करती रही है। इसके अलावा बात करें तो आरएसएस और भाजपा के नेताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। कई राज्यों में इन चीज़ों को लेकर ही विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कितना भी सफाई दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, लेकिन जनता में एक बड़ा सा एक जो बोलते हैं सिद्धांत बन रहा है, या एक तरह से पूर्वाग्रह भी आप उसे कह सकते हैं, या एजम्पशन जिसे कहा जाता है, वह बन रहा है कि सच में संघ में और बीजेपी में थोड़े थोड़े दूरियां बनती हुई दिख रही है, जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वर्चस्व को संघ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, या संघ के हस्तक्षेप को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार नहीं बर्दाश्त कर पा रही है, क्योंकि इस बार गठबंधन से सरकार चलाने हैं। आरएसएस को भी यह लग रहा है कि हमारे हस्तक्षेप या हमारे राय विचार से नहीं चलने के कारण ही भाजपा बहुमत से इस बार के चुनाव में दूर रही है। इसके अलावा भी बात करें तो भाजपा में कई सारे बड़े कद्दावर नेता है जो संघ से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। आज भी वे संघ के एक एक आदेश को मानने को तैयार है। लगभग भाजपा के इस समय 10 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री हैं, और उनमें से लगभग सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, चाहे मध्य प्रदेश के मोहन भागवत हो, या छत्तीसगढ़ के साय जी हो, या चाहे वे हो राजस्थान के मुख्यमंत्री, या वर्तमान में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वे भी सारे के सारे संघ परिवार से आते हैं, और इस कारण संघ भाजपा में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, एक चेहरा मात्र है जिन्हें संघ ने बचपन से पाला पोसा है, और तब जाके प्रधानमंत्री पद के लिए भी संघ ने ही उन्हें चुना था, और संघ ने ही आगे की ओर उन्हें बनाया भी। तो थोड़े बहुत आपस में बात विचार विरोधाभास होते रहते हैं, लेकिन यह देख ले संघ हो या भाजपा हो, सबसे पहले वे पार्टी का हित, राष्ट्र का हित, अपना हित, अपनी राजनीतिक सिद्धांतों सबको देखकर ही आगे बढ़ेगा। यदि नरेंद्र मोदी को हटा भी दिया जाता है, कोई दूसरे पद पे या मार्गदर्शक मंडली में भेज भी दिया जाए संघ के द्वारा, फिर भी क्या उस चीज़ की भरपाई करने के लिए संघ तैयार है। जब तक नया चेहरा, नए नियम, नए विचार, नए सिद्धांत नहीं आएंगे, संघ कुछ नहीं करने वाली है। ऐसा नहीं है सरकार से किसी चीज़ को लेकर विवाद होता है, नासमझी होती है, लेकिन पूरी की पूरी सरकार या पूरी की पूरी एजेंसी किसी के लिए गलत या बर्दाश्त से बाहर हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर यही रहा समीकरण और सिद्धांत। आरएसएस और भाजपा अब तक सेम विचारधारा पे चलते आई है। कुछ कुछ मुद्दों को लेकर के अभी भी आपत्ति है या नासमझी है, तो उसे मिलकर सब दूर करेंगे, क्योंकि संघ के नेता और कार्यकर्ता दोनों काफ़ी अनुशासित होते हैं। हटाना, रखना, जोड़ना, ये सब तो अंदर की बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर यही कि बड़ा रिस्क कोई नहीं लेने को तैयार होगा, चाहे वे नरेंद्र मोदी हो या मोहन भागवत। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।